हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रख रहे होंगे। कल मोशन के वीडियो में हमने त्वरण यानी एक्सेलरेशन तक बात की थी और कुछ टर्म्स को डिस्कस किए थे, तो वहीं से शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के कुछ समीकरण की। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, ठीक है। हम इसकी बात करेंगे। इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, u, v, स्मॉल s, t, g, a, h। ये मेनली टर्म्स होते हैं जिनको हमने कल डिस्कस किया था। u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी, v होता है वो फाइनल, ये दोनों वेलोसिटी शो करते हैं। s डिस्टेंस, t वेल नोन है, टाइम, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह देते हैं इसको, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ए जो होता है वो ओनली एक्सेलरेशन और एच जो होता है वो हाइट। तो इतनी बातें कल हमने पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे गति के समीकरण की, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी जो है वो विषुरेखीय यानी कि कोई हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हो, या हम कहते हैं क्षैतिज पर गति कर रही हो, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि इसका जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर मोशन है, तब जो ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है, यानी कि इसकी जो मोशन है वो वन डायमेंशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है या हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तब उसके वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम में जो रिलेशन बताते हैं उन्हीं को हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं या गति के समीकरण कहते हैं। यानी अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है किसी एक डायरेक्शन में, तो उसके जो इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी होता है, या जो उसकी डिस्टेंस होती है, या जो टाइम होता है, उसमें जो रिलेशन बताया जाता है, जो इक्वेशन उन सब के बीच का रिलेशन शो करती है, उसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन या गति के समीकरण कहते हैं। ये तीन होते हैं, गति के समीकरण जो होता है तीन होता है। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन तब लगते हैं जब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये तीनों तब लगते हैं जब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, या फिर जो बॉडी की मोशन होती है वो सरल रेखीय होती है। बॉडी की जो मोशन होती है वो सरल रेखीय यानी कि एक रेखा में होती है, या रेक्टिलिनियर मोशन होती है। ऋजुरेखीय गति, तब हम इन तीनों क्वेश्चन का यूज करते हैं। यहाँ पे जो v है, जैसे कि अगर हमको कोई बॉडी है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है 2 सेकंड में, और 10 सेकंड में, और 50 मीटर की दूरी तय करती है, मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें इसका जो पहला दिया है वेग वो u हो जाएगा, जो बाद में दिया है वो v हो जाएगा,
ये टी हो जाएगा, तो हमको ए पता लग जाएगा। उसी तरह एस है, यू है, टी है। तो इसी तरह किसी इन चारों में से कोई एक जो राशि हमको नहीं पता रहेगी वो हम पता कर लेंगे। तो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। मेन ये तीन होते हैं। ये तब लगते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या जो मोशन है वो द्विरेखीय मोशन हो रहा हो। ठीक है, अब इसमें हम कई केस बना के अलग अलग चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक, जैसे हम बात करते हैं कि पहले हमारी गाड़ी खड़ी थी, उसके बाद उसने चलना प्रारंभ किया। ठीक है, या कहते हैं कि बॉडी जो है वो रेस्ट से चल रही थी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि बॉडी जो है वो रेस्ट से चलना प्रारंभ कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी का जो प्रारंभिक वेग है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो 0 है। इसका मतलब ये होता है कि इस इक्वेशन में जहां जहां u है वो सारे टर्म गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो बॉडी रेस्ट में थी। अगर पहले रेस्ट में थी वो बॉडी, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगी, यानी कि वो बॉडी जो है वो विरामावस्था में थी या विराम में थी या शून्य से चल रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर शून्य से चल रही थी, अगर वो 0 से स्टार्ट कर रही थी, तो ये हो गया 0, तो ये चीज हट जाएगी। जहां जहां u है वो हट जाएगा। तो ये जो मोशन आया, ये जो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन तब अप्लाई करते हैं जब बॉडी विरामावस्था से यानी कि रेस्ट से मूव कर रही हो। ये हो जाएगी आपकी पहली केस। दूसरी केस में हम क्या बात करेंगे? दूसरी केस में बात करेंगे अगर इसका जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, हम इक्वेशन को फिर से लिख देते हैं। ठीक, ये हो गया। दूसरे केस में हम बात करेंगे कि अगर जो इसका एक्सेलरेशन है वो बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाए, वो बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाए। अगर एक्सेलरेशन घटने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रिटार्डेशन। कल की वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था, वो हो जाएगा इसका रिटार्डेशन यानी कि मंदन। और जब ऐसा होता है तब हम वहां एक की जगह हम माइनस ए रख देते हैं। तो यहाँ जहां जहां प्लस है या जहां जहां ए है उसके आगे माइनस हो जाएगा। ये है इसकी सेकंड केस। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। तो पहला केस क्या था? पहला केस क्या था कि u 0 हो जाता है यानी कि वो रेस्ट से मूव करता है। दूसरा केस जो है वो a माइनस हो जाता है। और जो इसका तीसरा केस है वो एक समान वेग से चल रही हो, यानी कि जो बॉडी है वो एक समान वेग से मूव कर रही हो, यानी कि वो उसकी वेलोसिटी पूरी मोशन के दौरान बदले ही नहीं। अगर उसकी वेलोसिटी मोशन के दौरान बदलती ही नहीं है तो एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर जैसे कि पहला उसने 10 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट की, उसके बाद फिर अगले भी 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 10 किलोमीटर पर आवर, तो पूरे मोशन में, पूरे ट्रेवलिंग में उसका जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट बनी हुई है। वो एक समान वेग से, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को गेन कर रहा है, गेन किया हुआ है और बढ़ रहा है आगे। तो अगर ऐसे ही रहा तो एक्सेलरेशन हम क्या देखते हैं? एक्सेलरेशन देखते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब 10 किलोमीटर पहले भी थी और 10 किलोमीटर बाद में भी थी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और टाइम बीत रहा है यानी कि टाइम भी समथिंग कुछ होगा, तो 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0, यानी कि जो a है वो 0 हो जाएगा, यानी कि जितने भी a वाले टर्म होंगे वो अपने आप गायब हो जाएंगे। तो अब जो इक्वेशन बन के आया v बराबर u, s बराबर u, t और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, तो ये जो इक्वेशन आया ये इसकी तीसरी केस है। कब? जब वेलोसिटी जो है, जब बॉडी जो है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे या ट्रेवल करे। तो ये केस है, इनको हम एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। केस फर्स्ट हमने क्या कहा था? केस फर्स्ट हमने कहा था कि जब बॉडी रेस्ट से मूव करे,
यानी गति विरामावस्था से प्रारंभ होती है। मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तब जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, यानी कि वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होता है, u जो होता है वो 0 हो जाता है। तो पहला इक्वेशन क्या था, v बराबर u प्लस एटी। पहला इक्वेशन था v बराबर u प्लस एटी, तो u 0 हो गया, तो ये क्या बचा, ये हुआ 80। दूसरा इक्वेशन क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें ये टर्म जो है 0 हो गया, तो ये टर्म गायब हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन आएगा s बराबर हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण क्या था, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जो तीसरा इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 2as। ये तीन इक्वेशन तब लगेंगे जब गति विरामावस्था से प्रारंभ होती है या मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तब इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग वस्तु का 0 होगा और ये इक्वेशन लगेंगे। अब हम केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड क्या थी, केस सेकंड थी कि जब जब जो गति है, गति में जो पिंड है, पिंड का वेग धीरे धीरे घट रहा हो, यानी समय के साथ बढ़ने की वजह समय के साथ घटने लगे। तो अब हम केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड क्या थी, वस्तु का वेग समय के साथ घटने लगा हो। यानी कि अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो पहले क्या था कि वस्तु का वेग समय के साथ घटने लगा हो, यानी कि जो बॉडी होगी, जो वेलोसिटी होगी बॉडी की, वो रिड्यूस हो जाएगी विद टाइम। यानी वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिड्यूस विद टाइम। ऐसे में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी कि जो त्वरण हो जाएगा वो रिटार्डेशन में, वो मंदन रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी a जो है वो माइनस a से रिप्लेस हो जाएगा। अब गति का इक्वेशन क्या हो जाएगा, v बराबर, पहले इक्वेशन क्या था, v बराबर u प्लस एटी था, तो जो a है वो माइनस a रख देंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, u माइनस एटी। ठीक है, यहाँ पे a जो है वो मंदन हो गया। जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि गाड़ी पहले एक फुल स्पीड में 70 या 80 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही थी, ठीक है, लेकिन उसने देखा कि आगे जो है बीच में गड्ढा आ गया, तो गड्ढे के लिए क्या होगा, जो चालक होगा, जो ड्राइवर होगा, वो ब्रेक मारेगा। ब्रेक मारने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी होगी वो पर सेकंड क्या होगी, घटने लगेगी। तो उस सिचुएशन में ए क्या होगा, ए जो है उसे माइनस ए से हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो जहां जहां गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन में जहां जहां ए था वहां बस हम माइनस ए पुट कर देंगे। ठीक है, दूसरा इक्वेशन एस बराबर यू टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। ये इक्वेशन है, ये गति का इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ मोशन तब लगेगा जब वस्तु का वेग समय के साथ घटने लगे। ठीक है, यानी कि रिड्यूस होने लगे विद टाइम। ठीक, तब हम इसका यूज करेंगे। अब तीसरा केस क्या था कि जब वेलोसिटी जो है वो
यूनिफॉर्म हो जाए, यानी कि वो ना ही बढ़े ना ही घटे पूरी गति के दौरान, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो समान वेग हो जाए। केस थर्ड, वस्तु का वेग समान वेग हो जाए, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो ए जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। वी क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन, यानी कि वी जो अंतिम वेग होगा उसमें से प्रारंभिक वेग घटाएंगे और जो टी आएगा, तो हमारा अंतिम वेग भी शून्य होगा, एक ही होगा, और प्रारंभिक वेग भी एक होगा। क्यों एक होगा? क्योंकि जो वस्तु है, वस्तु का जो वेग है वो समान वेग है। अगर वस्तु का वेग समान है तो गति के पहले, गति के बाद, गति शुरू होते समय, गति खत्म होते समय, या गति के किसी भी एक पॉइंट पर अगर मिलेंगे तो वस्तु का वेग वही आएगा जो पहले था या बाद में था, यानी कि सभी जगह समान यूनिफॉर्म ही आएगा। यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है कि उसका जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा हो जाए, यानी कि वो ना ही बढ़े ना ही घटे, ठीक है, एक समान बना रहे। तो ए जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। यानी कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन था उसमें जहां जहां ए है वहां हम 0 पुट कर देंगे और हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा तब जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा? पहला इक्वेशन हो जाएगा v बराबर u, क्योंकि at 0 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at 0 हो जाएगा। आप सही कनेक्ट कर पा रहे हैं। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन तब अप्लाई किए जाएंगे जब वस्तु का वेग समान वेग हो जाए, यानी कि वस्तु, यानी कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन कर ले, ठीक। अब इतना क्लियर हो जाएगा, इतना क्लियर है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा, हम उसको दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे। अब बॉडी, अभी हमने क्या बात की थी? ये सारी कंडीशंस थी, ये सारे इक्वेशन थे, ये तब लग रहे थे जब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही थी, ठीक है, यानी वो एक एक्सिस पे इस तरह मूव कर रही थी। अगर बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव करे, तो वर्टिकली मूव करे तब क्या कंडीशन होती है, उसमें हम क्या रखते हैं? तो आइए अब हम उसकी बात करते हैं। बॉडी मूव्स वर्टिकली, वस्तु की गति ऊर्ध्वाधर हो। कैसी हो? ऊर्ध्वाधर, यानी कि वो या तो इस तरह की मोशन करे या तो वो इस तरह की मोशन करे, यानी वो नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए। तो इसमें हम एक चीज का ध्यान रखते हैं, या कह लीजिए दो चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन मेनली एक ही चीज होती है, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा वैरी करता है वो होता है त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन, ठीक है। जब हम हॉरिजॉन्टली बात करते हैं इस तरीके की, तब जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम ए से डिनोट करते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में, या इसको हम एक चीज और भी कह सकते हैं, इस चीज को हम कह सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि जो वर्टिकली मोशन होता है वो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। कैसे होता है आइए उसको समझते हैं। जब हम हॉरिजॉन्टली बात करते हैं मोशन की, तब हम एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस गति में जो है गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब हम बॉडी को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंकते हैं
तब उसमें ग्रेविटी का रोल आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकते हैं या हम कहते हैं कि वो मुक्त रूप से गिर रही है या हम उसको छोड़ देते हैं ऊपर से, ठीक है, तो वो पृथ्वी उसको अपनी केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी में ग्रेविटी है हमारी पृथ्वी में, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता है। ठीक है, तो इतने एक्सीलरेशन से वो किसी बॉडी को, किसी गिरती हुई बॉडी को ऊपर से नीचे खींचती है। तो वहां जो एक्सीलरेशन आता है वो ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन आता है। ठीक है, उसका जो रीजन होता है नीचे आने का या पर सेकंड स्पीड बढ़ने का, वो ग्रेविटी ही होती है हमारी। तो इसलिए वहां हम ए ना लिख करके जी लिखते हैं, यानी कि जो एक्सीलरेशन होता है वहां पे हम ए को जी से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो एस नहीं ट्रेवल की जाती है, वो हाइट ट्रेवल की जाती है यहाँ पे। तो जो एस टर्म होता है उसको हम हाइट यानी कि एच से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये दो चीजें याद रखनी पड़ती है और पूरा का पूरा कंडीशन, इक्वेशन पूरी की पूरी वैसे ही आ जाती है। इतनी बातें क्लियर है कि हम ए को जी से रिप्लेस कर देंगे। क्यों कर देते हैं? हमने बताया कि जो मोशन है वो वर्टिकली हो रही है, यानी कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ठीक है, तो अगर ऊपर से नीचे होती है तो जी बढ़ेगा, यानी जो बॉडी का जी नहीं बढ़ेगा, जो बॉडी का एक्सीलरेशन है वो बॉडी का एक्सीलरेशन पूरा का पूरा ऊपर से बढ़ता हुआ नीचे आएगा। ठीक है, पर सेकंड जी की रफ्तार से। इसलिए हम ए की जगह जी को रिप्लेस कर देते हैं। एक बात और, वो क्या कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तब जी जो है वो पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? जी तब इसलिए पॉजिटिव होता है क्योंकि बॉडी जो हमारी अर्थ है वो इसको अपनी ओर खींच रही है, यानी कि नीचे की ओर खींच रही है, यानी कि जो हमारी अर्थ है उसको वो नीचे की ओर खींच रही है। तो जब उसको नीचे की ओर खींच रही है तो उसको कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो हम जी के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, यानी तो जब जी लग रहा होगा तो वो जी इसका अपोज करेगा, तो वहां पे हम जी को निगेटिव मान लेते हैं। यानी कि इसमें दो केस बन सकती है। पहला, मोशन अंडर ग्रेविटी में दो केस बन सकती है, जब बॉडी की मोशन ऊपर से नीचे हो, और दूसरी केस तब बन सकती है जब बॉडी की मोशन ग्राउंड टू या कह लीजिए कि नीचे से ऊपर हो। ठीक है, तो आइए अब हम उसको लिख लेते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, इसमें हमने क्या कहा, इसमें दो केस होती है। बॉडी ऊपर से नीचे यानी अप टू डाउन, बॉडी मूव्स अप टू डाउन यानी कि इस तरह। ठीक, और यहां लिख लेते हैं बॉडी मूव्स डाउन टू अप यानी कि इस तरह। ठीक है, हमने पहले बता दिया है कि हम ए को जी से रिप्लेस करेंगे और एस को एच से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये बातें हमने अभी भी डिस्कस की है। तो इसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो क्या होगा, v बराबर, इक्वेशन ऑफ मोशन पहला क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो है a को हम g से रिप्लेस करेंगे, यानी कि इसमें a है, s तो है नहीं, इसलिए जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी,
u प्लस जी टी। ठीक, दूसरी क्वेश्चन क्या होती है, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी दूसरी क्वेश्चन होती है हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए, अब इसमें a भी है और s भी है, यानी कि a को हम g से रिप्लेस करेंगे और s को h से रिप्लेस करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, तीसरा इक्वेशन v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है। लेकिन a और s हम g और h से रिप्लेस करेंगे, इसलिए यहां हो जाएगा g और h। अब इसमें बात करते हैं, बॉडी मूव्स डाउन टू अप। इसमें हमने क्या कहा था, इसमें हमने कहा था कि जो बॉडी है वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि जब ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क होगा तब जो जी होगा वो निगेटिव कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी v बराबर, यानी कि यहाँ पे a जो है वो माइनस जी रखा जाएगा और यहाँ पे a जो है वो प्लस जी रखा जाएगा। ठीक, इक्वेशन क्या थी, v बराबर u प्लस ए टी, तो a की जगह माइनस जी, तो माइनस जी रख दीजिए, यानी कि जी टी। फिर h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति। तो लगभग इसमें कुछ नहीं बचा है, इसमें आपको सारा पढ़ा दिया गया है, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, पहले हमने क्या डिस्कस किया, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, उसमें हमने 3 केस बनाए। पहला केस हमने क्या बनाया, हमने पहला केस बनाया कि जब बॉडी रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट करती है तो उसमें u 0 कर दिया हमने। ठीक, दूसरा केस हमने बनाया जब बॉडी की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ घटने लगे, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन ना होकर के डी एक्सेलरेशन होने लगे, यानी कि रिटार्डेशन होने लगे, यानी कि मंदन होने लगे। ठीक है, जब मंदन होने लगेगा तब क्या हो जाएगा, तब जहां a रहेगा वो उसको माइनस a से हम रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने तीसरी केस डिस्कस की। तीसरी केस में क्या था कि जब एक्सेलरेशन, यानी कि जब वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म हो जाए, यानी कि ना बढ़े ना घटे, नियत हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, तब a जो है वो 0 हो जाएगा। अगर a 0 हो गया तो जो a वाला टर्म है उसको हम हटा देंगे। ठीक, उसके बाद हमने बात की पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति, यानी कि जो मोशन हो रहा है वो ग्रेविटी के अंडर मोशन होगा, यानी कि मोशन वर्टिकली होगा। इसके पहले हमने हॉरिजॉन्टली या रेक्टिलिनियर मोशन की बात की थी, अब हम बात करेंगे मोशन की हॉरिजॉन्टली। यानी कि बॉडी जो है वो अप टू डाउन मूव करे या बॉडी जो है वो डाउन टू अप मूव करे, बॉडी अप टू डाउन मूव करे या डाउन टू अप मूव करे। इसीलिए मैंने सिंबल बना दिया है ताकि आपको ये पूरा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, जब अप टू डाउन मूव करेगी तब क्या होगा, तब जी जो है वो पॉजिटिव होगा। जी क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो है जी उसको अपने केंद्र की ओर आकर्षित करेगी, वो उसकी डायरेक्शन में रहता है इसलिए, और इसमें हमको वर्क करना पड़ेगा, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं इसलिए वो निगेटिव हो जाएगा, और जहां a था उसको g से रिप्लेस कर देंगे, जहां s था वो h से रिप्लेस कर देंगे, और अप टू डाउन के लिए हमको सारे समीकरण मिल जाएंगे। उसके बाद बॉडी मूव्स डाउन टू अप, यानी कि जो a है उसको हम माइनस जी से रिप्लेस कर देंगे और हमारी सारी इक्वेशन मिल जाएगी। ये थी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें एक बात और आती है, इसमें एक टर्म कहता है कि बॉडी को फ्रीली छोड़ा जाता है, तो इसको मिटाना नहीं था, बॉडी को फ्रीली तो इसको हम लिख दे रहे हैं, हो सकता है कुछ बच्चों ने नोट ना किया हो या नोट कर रहे हो। ठीक है, मैं इसमें आता हूं, अगर किसी बॉडी को फ्रीली जो है वो ड्रॉप किया जाता है, यानी कि
फ्री ड्रॉप, हम कहते हैं कि ये ऊंचाई जो हाइट है वो h है, यहां से एक बॉल को हमने फ्रीली ड्रॉप किया। फ्री ड्रॉप करने का मतलब होता है कि हम किसी चीज को छोड़ देते हैं, यानी हमने एक बॉल लिया, हम उसको छोड़ दिए। अगर हम किसी बॉल को छोड़ देंगे तो उसमें हमको कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि इस कंडीशन में इस हाइट एस जो हमने छोड़ा है बॉल को, उसमें हम कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमने किसी बॉल को डाउन टू अप मूव कराया है, तो हमें कुछ इनिशियल वेलोसिटीज को देनी ही पड़ेगी, तभी ये नीचे से ऊपर जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब बॉल फ्रीली ड्रॉप की जाएगी तब उसका जो यू होगा वो 0 हो जाएगा। यानी कि अगर अप टू डाउन में जो बॉडी है वो फ्रीली मूव की जाती है या फ्रीली ड्रॉप की जाती है या स्वतंत्र रूप से गिराई जाती है, तब जो u है वो सारे u 0 हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हॉरिजॉन्टल वाली केस फर्स्ट में हुआ था कि सारी चीजें जो विरामों से शुरू होती थी और u 0 हो जाता था। लेकिन जो हमारी ये वाली मोशन होगी, यानी कि बॉडी मूव्स डाउन टू अप, उसमें कभी भी u 0 नहीं होगा, क्योंकि हम उसको कुछ वेग दे करके ऊपर फेंकेंगे, इसलिए इसमें कभी भी u 0 नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसमें लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।